नमस्ते मित्रों। आज का हमारा टॉपिक है आईटीसी के बारे में। आईटीसी जो कि स्टॉक मार्केट की एक दिग्गज कंपनी है, क्यों नहीं बढ़ रहा उसका स्टॉक का प्राइस। हम करेंगे आईटीसी का स्टॉक एनालिसिस, उसकी कंपैरिजन करेंगे एचयूएल जो कि मार्केट की लीडर है उसके साथ। आपके स्क्रीन के सामने उनके बिजनेस की सूची है जिसके अंदर 5 मेजर सेगमेंट है। सिगरेट्स है, फूड्स है, पर्सनल केयर है, एजुकेशन है और सेफ्टी मैच एंड इंसेंस स्टिक्स है। सिगरेट के अंदर उनके बहुत ही फेमस ब्रांड है, गोल्डफ्लेक है, व्हील्स है, एट्सेट्रा। फूड्स के अंदर उनके जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, आशीर्वाद, yippee, डार्क फैंटेसी, बिंगो और उनके फ्लेवर्ड मिल्क भी आ रहा है, तो वो सारा फूड्स में आता है। पर्सनल केयर डिवीजन में फिएमा डिविल्स, विवेल, एंगेज का जो परफ्यूम आता है, बॉडी स्प्रे आता है, सेवलॉन का साबुन, सेवलॉन का हैंड वॉश और सेवलॉन के सैनिटाइज़र, तो ये पर्सनल केयर में आता है। एजुकेशन एंड स्टेशनरी का भी उनका काफ़ी अच्छा सेगमेंट है जिसके अंदर क्लासमेट रेंज की प्रोडक्ट्स आती है और बाकी की चीज़ें हैं स्टेशनरी के अंदर, पेन आते हैं वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ आती है। सेफ्टी मैचेस एंड इंसेंस स्टिक के अंदर जैसा आप देख पा रहे हैं वहाँ पे भी उनकी मार्केट लीडर की पोजीशनशिप है। और इसके अलावा वो होटल बिजनेस में भी है, आईटीसी होटल के नाम से। पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग का उनका अलग से बिजनेस है, एग्री का बिजनेस है और आईटी का बिजनेस है और ये चलता है आईटीसी इन्फोटेक के नाम से। सिगरेट को छोड़ के बाकी के एफएमसीजी डिवीजन में ही 18,000 करोड़ रुपए का परचेज करते हैं भारतीय कंज्यूमर। 12.5 करोड़ इंडियन हाउस होल्ड घर में, 12.4 करोड़ घर के अंदर इनके प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं। विवेल, मंगलदीप और कैंडीमैन ये 500 करोड़ का सेल ये हर ब्रांड खुद करता है। बिंगो का सालाना सेल है 2,500 करोड़ का। आशीर्वाद के आटे जो है वो 4,500 करोड़ का माल बेचते हैं हर साल। सनफीस के जो बिस्किट है वो 3,800 करोड़ का सेल करते हैं हर साल। क्लासमेट और यूपीडल्स जो है वो ये दोनों ब्रांड जो है वो 1,000 करोड़ की है, ये हर साल 1,000 करोड़ का सेल करते हैं। जहाँ तक ब्रांड लीडरशिप का सवाल है, आशीर्वाद नंबर 1 आटा है ब्रांडेड आटा में, सनफीस बिस्किट नंबर 1 है क्रीम बिस्किट में, बिंगो जो है वो नंबर 1 है जो स्नैक फूड है उसमें, क्लासमेट जो है वो नोटबुक्स में नंबर 1 ब्रांड है, जिप्पी जो है वो नंबर 2 है नूडल्स में, एंगेज जो है वो नंबर 2 है डिओड्रेंट में, फिएमा जो है वो 2 नंबर का बॉडी वॉश है और मंगलदीप जो है वो नंबर 1 है धूप के अंदर, जबकि अगरबत्ती में वो दूसरे नंबर पे है। तो ये इसी बताता है कि इसके जो ब्रांड्स है वो अपने अपने सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन में है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। इनके 2 टाइप के जो शेयर होल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग और नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग। जो इंस्टीट्यूशनल के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड वगैरह ने करीब करीब 38% का स्टेक ले रखा है। जो एफपीआई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका करीब 17% के आसपास है, तो ये दो मिला के करीब 55% के आसपास होता है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है उसके अंदर करीब करीब 29.53% की एक फॉरेन कंपनी है, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, उसी का शेयर है ये, और ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है आईटीसी के अंदर। इसके अलावा बाकी जो हम देखते हैं मेजर जो है वो पब्लिक का शेयर होल्डिंग है जो 10% के आसपास का है, और कुछ 0.17% है उनके, ये है ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट है जो लग्जमबर्ग के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसके अलावा टोबैको मैन्युफैक्चरर के पास 24% का स्टेक है और एलआईसी ऑफ इंडिया के पास 16% का स्टेक है। दोस्तों ये है इस कंपनी के एफएमसीजी बिजनेस का ग्रोथ चार्ट जो कि बहुत ही शानदार है। आज से 18 साल पहले जो 100 करोड़ से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, आज वो 12,500 करोड़ पे पहुंच गया है और हर साल जो आप ग्रोथ चार्ट हम देख रहे हैं वो बहुत ही फिनोमिनल है। बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए इस लेवल की कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस को ग्रो कराना, जो कि काबिल तारीफ है। तो अब बात करेंगे आईटीसी कंपनी के बिजनेस शेयर के बारे में। मतलब हमने बताया है कि एफएमसीजी, होटल्स, एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड्स और बाकी जो पैकेजिंग है वो उनका बिजनेस है, लेकिन उनका शेयर क्या है। तो सबसे बड़ा, जैसे मैं बताइए, एफएमसीजी उनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। उसके अंदर जो 3 मेजर कैटेगरी उन्होंने बनाई है, सबसे पहला डिवीजन है सिगरेट का। सिगरेट का जो आज की डेट में कंट्रीब्यूशन है टर्नओवर में, वो करीब करीब 44.82 मतलब 45% के आसपास वो शेयर है और ये आज भी सबसे बड़ा है। कुछ सालों तक से पहले, 2002 से पहले ये 100% हुआ करता था। जैसे ही उन्होंने एफएमसीजी के सेगमेंट लाया, फिर उनका शेयर कम होते 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 आज ये 45% तक आ गया है। जो उनका ब्रांडेड पैकेज फूड का जो डिवीजन है, जो बिंगो है, आशीर्वाद आटा है, सनफीस बिस्किट है, वो सब मिला के करीब करीब 22% है। जो पर्सनल केयर का उनका डिवीजन है, प्रोडक्ट्स है, अपैरल है, एजुकेशन है, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है, सेफ्टी मैच बॉक्स, अगरबत्ती, वो सब मिला के करीब 6% के आसपास है। होटल बिजनेस का टोटल कंट्रीब्यूशन जो है टोटल टर्नओवर में वो करीब 4% के आसपास है। और एग्री बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनका थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस है, जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन करीब 14% है टर्नओवर में। चौथा उसका जो इंपॉर्टेंट इनका सेगमेंट है वो है पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग का। तो उसमें पेपर बोर्ड और पेपर का करीब 8%, 8.5% के आसपास है, और जो प्रिंटेड मटेरियल का भी उनका एक बिजनेस है जो 1.5% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। मित्रों ये स्लाइड दिखाएगा 10 साल की उपलब्धियां आईटीसी की। तो ये कुछ पैरामीटर है, जैसे नेट रेवेन्यू हो गया, तो
2008 में वो 15,600 करोड़ के आसपास का था, वो बढ़ के 10 साल में 44,415 करोड़ के आसपास हो गया। तो 10 साल में ये उसका CAGR कितना रहा? CAGR मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये 11% का आ रहा है, नेट रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। जबकि PBT और PAT में ये 14 साढ़े 14% के आसपास बढ़ा हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो यही पीरियड के अंदर वो 18% से बढ़ा है। और शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स कितना मिला है इस पीरियड के अंदर? तो वो है 20%। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट ये जो बढ़ा है वो पहले 5 साल में ज़्यादा बढ़ा है, जबकि छठे साल से लेकर 10 साल तक इनफैक्ट वो स्टेगनेंट ही रहा है, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। लेकिन फिर भी ये सेंसेक्स के 14.8% से बेटर ही है। सेंसेक्स ने उसी पीरियड की अगर हम बात करें तो सिर्फ 15% का रिटर्न दिया था, जबकि ITC ने सेंसेक्स से आगे 20% का रिटर्न दिया है। मित्रों, अब हम देखेंगे ITC के प्राइस की मूवमेंट क्या रही पिछले 22 साल में। ठीक है, ये कहानी शुरू होती है 1999 से, जब इसका शेयर प्राइस हुआ करता था सिर्फ 17 रुपए का, और आज 22 साल बाद इसका स्टॉक प्राइस है 197। तो इसने 12 गुना का रिटर्न दिया है पिछले 22 साल में। अब हम कंपैरिजन करेंगे ITC की HUL के साथ, जो कि मार्केट की नंबर 1 FMCG कंपनी मानी जाती है। 1999 में के आज से 22 साल पहले उसका रेट था 166 रुपये, और आज की डेट में है वो करीब करीब 2200 रुपये के आसपास। तो ये 13 गुना रिटर्न इसने दिए हैं। तो जैसा आगे देखा हमने, ITC 12 गुना दिया है, HUL ने ऑलरेडी 13 गुना दिया है। तो यहाँ तक दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर ग्रोथ रहा है दोनों कंपनी में। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ पिछले 5 साल की, तो ITC ने दिए हैं नेगेटिव रिटर्न्स। आज से 5 साल पहले जहां पे उसका रेट अभी देख रहे हैं जुलाई 2015 में 206 के आसपास का था, आज 5 साल बाद वो 196 या 200 के आसपास ही है। तो उसका रिटर्न जो है वो माइनस में ही रहा है पिछले 5 साल में। लेकिन अगर बात करें HUL के प्राइस की, तो उसके पिछले 5 साल में रेगुलर अच्छे रिटर्न दिए हैं कंपैरेटिवली। आज से 5 साल पहले वो 900 के लेवल पे था, अभी वो करीब करीब 2200 के लेवल पे है। तो इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 2.5 गुना का रिटर्न दिया है। मित्रों, अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों कंपनी को उनके नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट और बेसिक EPS के ये 3 पैरामीटर पे। अब ये आपके स्क्रीन के सामने जो है फिगर है, वो उनके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरी। हम मेजरली इन 3 टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। मार्च 16 में HUL का नेट सेल्स हुआ था 30,000 करोड़ का, मार्च 17 में हुआ है 32 करोड़, मार्च 18 में हुआ वो 34 करोड़, मार्च 19 में वो 37 करोड़, और फाइनली 38,000 करोड़ के आसपास का उनका सेल हुआ। यही प्रोपोर्शन में उनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, जो 4,100 करोड़ से लेके अभी 6,700 करोड़ के आसपास हुआ है पिछले 5 साल में। और EPS जो 2016 में HUL का केस में 19 के आसपास का था, वो 20, 24, 27 होते होते अभी पिछले साल 31 तक ऑलरेडी हो गया है। और अब हम बात करेंगे हमारी कंपनी ITC के बारे में, सेम 3 पैरामीटर के ऊपर 16 से लेके 20 तक। तो मार्च 16 में 39,000 करोड़ का सेल हुआ था ITC का, जो फिर बढ़ के 43,000 हुआ, फिर 43,200 हुआ, फिर 48,000 के आसपास हुआ, और फाइनली 48,000 हो गया मार्च 20 में। नेट प्रॉफिट भी उनका जो 9,400 करोड़ से शुरू हुआ मार्च 16 में, वो बढ़ते बढ़ते 15,000 करोड़ 15,500 करोड़ तक हो गया मार्च 20 में। सेम तरीके से उसका EPS जो है, बेसिक EPS, वो 7 रुपये से बढ़ के अभी 12.47 तक हो गया है। मित्रों, ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, वो इसलिए क्योंकि ये कंपैरिजन ही कारण है जिसकी वजह से मुझे ITC एज ए कंपनी पसंद है। आप फिगर आप खुद ही देख लीजिए। ITC का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,42,000 करोड़ के आसपास का है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन HUL का उससे ज़्यादा 5,11,000 है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उसका शेयर प्राइस ज़्यादा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करता है, तो वो आता है। क्योंकि इनके शेयर प्राइस ज़्यादा है, इसलिए उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा है। अब हम देखते हैं PE रेशियो। तो PE रेशियो ITC का है 15.82, मतलब 16 से कम है ये। जबकि आप देखोगे HUL का तो वो है 75-76 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा है, 75 के आसपास का है। अगर आप उसकी बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू ITC की ज़्यादा है, करीब करीब 60 के आसपास है, जबकि इसकी बुक वैल्यू सिर्फ 35 है। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो ITC, अब अगेन ये एक आगे के स्लाइड में भी देखेंगे कि इंडस्ट्री पी में यहाँ पे 15 क्यों है। अगर दोनों सेम इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री पी सेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इंडस्ट्री पी 15.79 की ITC दिखा रहा है, वो सिगरेट सेगमेंट की है, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जबकि FMCG या कंज्यूमर सेगमेंट में जो इंडस्ट्री पी है वो 68 के आसपास का है, एवरेज इंडस्ट्री पी। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करते हैं तो 12.45 की है ITC के केस में, जबकि HUL के केस में वो 28-29 के आसपास है। प्राइस पर बुक जैसे हमने बताया था वो 3.32 ही है,
वो बहुत कम है आईटीसी के केस में, जबकि अगेन ये काफ़ी ज़्यादा है एचयूएल के केस में, जो करीब करीब 62 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड, ये अगर अगेन मेरा फेवरेट पॉइंट है। डिविडेंड भैया जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डिविडेंड चाहिए, तो हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो अच्छा ग्रो भी करे लेकिन हमें भी डिविडेंड दे। तो ये डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 5.15% का आ रहा है, जबकि वही डिविडेंड यील्ड जो एचयूएल के केस में 1.15% का है। तो आपको 4% का रिटर्न तो यहीं पे एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि ये अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है आईटीसी। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स अगर आप देखोगे तो 33.8% है, जबकि डिलीवरेबल्स एक्चुअल में 57-56% है। तो इससे की बात ये भी समझ में आती है कि आईटीसी का जो वैल्यूएशन है अभी काफ़ी हद तक ट्रेडर्स के हाथ में है। ये मतलब 33% का मतलब है कि 67% लोग हैं वो सुबह लेते हैं शाम को बेच देते हैं। तो ये जो स्टॉक है उसमें ट्रेडिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है, जबकि एचयूएल के अंदर जो लोग हैं वो डिलीवरी ले रहे हैं, वो सही मायने में इन्वेस्टर है। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे से अच्छी कंपनी भी ये प्राइस रेंज के अंदर सर्टन पीरियड के लिए कभी कभी फंस जाती है। आपके स्क्रीन के सामने अभी हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर का जो है मैक्सिमम टाइम होराइजन आपको दिखाया है। ये एक 2008 से लेके 2017 के बीच में बुरी तरह से ये स्टॉक फंस गया था। अगर आप देखेंगे तो यही लेवल पे वो काफ़ी टाइम पे ट्रेड कर रहा था। 700 का वैल्यूएशन था रिलायंस के शेयर का 2008 के आसपास। और जब 2017 में जियो के लॉन्च से जस्ट पहले अगर हम देखें, इवन लॉन्च के बाद, तो ये करीब करीब यही रेट पे था। 10 साल तक रिलायंस का शेयर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। मार्केट को अनसर्टनिटीज अच्छी नहीं लगती, यही कारण है जिसकी वजह से रिलायंस का शेयर आगे नहीं बढ़ पाया। 2008 के बाद से वो रिटेल में डाइवर्सिफाई करना शुरू किए। रिटेल में वो कैसा परफॉर्म करेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी थे उसमें। दूसरा पॉइंट था, वो टेलीकॉम में जाने की भी उनकी बात चल रही थी। अब उस टाइम पे टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ही बुरा दौर चल रहा था, 2G स्पेक्ट्रम और वो सब बहुत कांड चल रहे थे। तो रिलायंस ऐसे सेगमेंट में क्यों जा रहा है जो प्रॉब्लम में है, तो उसको लेके मार्केट को लग रहा था कि ये फेल भी हो सकता है। और दैट टू व्हेन जब रिलायंस उस टाइम पे हैविली इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, तो उसको लेके अनसर्टेनिटी थी। यही कारण था कि 10 साल तक वो एक जो रेंज है उसमें लॉक हो गया। ये वाली स्लाइड तो और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की प्राइस पैटर्न क्यों दिखा रही है एचयूएल जैसी कंपनी, जो कि नंबर 1 है अपने सेगमेंट में। 1999 में उसका 166 का रेट है, जैसा भी आप इसमें देख पा रहे हैं। भाई 2009 में 11 साल बाद क्या रेट था, वही रेट था। वो उस सेगमेंट से और रेकेट से आगे बढ़ ही नहीं पाया। और इनफैक्ट उसके बाद भी देखेंगे तो हल्का सा मूवमेंट है, मतलब वर्चुअली वो 12-13 साल तक इसी सेगमेंट में रहा। इस केस में तो मुझे जेन्युइन रीजन आज भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। ये वाली स्लाइड अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ हद तक समझ में आना शुरू होगा कि आईटीसी के वैल्यूएशंस इतने डाउन क्यों हैं, क्योंकि उसे सिगरेट इंडस्ट्री के साथ में रखा गया है। अब आईटीसी का कोर बिजनेस सिगरेट का रहा है, अब उसमें बाकी का बिजनेस काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन उसे आज भी इसी सेगमेंट में रखा जाता है और उसके जो कंपटीटर है उसके साथ कंपैरिजन की जाती है। अब यहाँ पे पी रेशियो आप देखिए, वीएसटी का 16-17% है, आईटीसी का 15-16 है, इंडियन वुड करके उसका 15% है, गुड फॉर फिलिप्स का 14 के आसपास है, एनटीसी का कुछ 11% है। तो यही उसकी इंडस्ट्री के अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो हमें लग रहा है ठीक है वैल्यूएशन। यही कारण है जिसके चलते शेयर होल्डर्स ने डिमांड की थी आईटीसी मैनेजमेंट से कि आप सिगरेट बिजनेस और फूड बिजनेस को डीमर्ज कर दो, ताकि जो एफएमसीजी बिजनेस को जो वैल्यूएशन मिलना चाहिए बाकी का एफएमसीजी को, वो फेयर वैल्यूएशन मिले, और सिगरेट का अगर इसी रेंज में रहता है तो चला जाए। ऐसी डिमांड इसीलिए आ रही थी। और ये है पी रेशियो एफएमसीजी इंडस्ट्रीज की कंपनी का। क्या शानदार रिटर्न है, आप देखिए। पहली वाली जो है वो गोदरेज इंडस्ट्री है, जो उसे आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि वो पेरेंट कंपनी है। कंज्यूमर इंडस्ट्री में गोदरेज कंज्यूमर है जो 7वें नंबर पे है, जिसका वैल्यूएशन, जिसको पी रेशियो मिला हुआ है 59-60 का। लेकिन अगर हम पीएचजी को देखें, एचयूएल को देखें, जिलेट को देखें, तो क्या शानदार रिटर्न। पीएनजी को 81 का पीई है, एचयूएल का 76 का है, जिलेट का 72 का है, डाबर का 72 का है, जीएल मॉरिसन का 60 है, आप कोलगेट का 46 का है, इवन इमामी का ये है, ये जो ज्योति लेबोरेटरीज है जो सबसे छोटी कंपनी है, उसको भी 28 का मिला हुआ है, जबकि बेचारा आईटीसी अननेसेसरी सफर कर रहा है। तो यही कारण है कि वो डीमर्जर की बातें उठ रही थी। हालांकि आईटीसी के चीफ जो है मिस्टर संजीव पुरी, जिसका अभी फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उन्होंने डीमर्जर की ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी से साफ साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम 8 फोल्ड जंप करेंगे अपने टर्नओवर में, और ये आएगा हमारे नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस से, जो करीब करीब 25% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि सिगरेट और नॉन सिगरेट के बीच में एक सिनर्जिक इफेक्ट होती है, इसलिए डीमर्जर करना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। सिगरेट इंडस्ट्री के बारे में हमने देखा कि उसका पीई रेशियो जो है वो 15 की रेंज में है ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के लिए, जबकि वही एफएमसीजी के हमने केस में देखा कि वो 70 या 80 के आसपास में है।
तो सिगरेट इंडस्ट्री को मार्केट ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों नहीं देता? इसका कुछ कारण ये भी है कि सिगरेट इंडस्ट्री की कुछ अपनी समस्याएं हैं, जिसे रिजॉल्व करना ज़रूरी है शायद। अब हम बात करते हैं लीगल सिगरेट्स की। तो लीगल सिगरेट जो है वो जो टोटल टोबैको कंज्यूम होता है इंडिया में, उसमें से 10% जो है वो खाली लीगल सिगरेट्स के थ्रू आता है। बाकी का जो है वो इलीगल सिगरेट से आता है या किसी और तरीके से आता है। अब जैसे हमने कहा कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट मार्केट है इलीगल सिगरेट्स के लिए, ठीक है। तो इससे सिर्फ जो कंपनी को ही, क्योंकि आईटीसी सबसे बड़ी कंपनी है, उसका 80% ज़्यादा मार्केट शेयर है सिगरेट में, तो 13,000 करोड़ के आसपास का लोग तो ऐसे आईटीसी को ही होता है। अब सीधी बात है, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू में लॉस होता है, क्योंकि ये जो भी इलीगल सिगरेट्स आती है वो स्मगल्ड होके आती है या फिर इंडिया के अंदर कहीं और बनती है, तो उसका ऊपर कोई टैक्स नहीं देते, जबकि ये लोग तो पूरा पूरा टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स में सीधा लॉस है। दूसरा है कि 42% ऑफ इंडियन जो है वो मेल कंज्यूम करते हैं टोबैको। अब ये फिगर थोड़ा सरप्राइजिंग है, मुझे भी थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन ये एक रिसर्च का नतीजा है जो 2016-17 में हुआ था, तो फिगर तो जेन्युइन है। कभी न कभी किसी ने फॉर्म में एक रेगुलर इंटरवल पे 42% इंडियन जो है वो टोबैको कंज्यूम करते हैं। अब इसमें से 7% जो है वो करीब करीब सिगरेट पीते हैं, बाकी 14% बीड़ी पीते हैं, और बाकी 30% जो है वो स्मोकलेस टोबैको जैसे तंबाकू, खैनी, गुटखा उस फॉर्म में उसको खाते हैं। पर्सनली हर गवर्नमेंट ने सिगरेट का प्राइस जो है वो हर बजट में बढ़ाया है, टैक्स डालते जा, उसे लग्जरी गुड्स में रखा जाता है, हर बजट में उसके ऊपर टैक्स डाला जाता है। अब वो कंपनी क्या करती है, ये टैक्स पास ऑन करती है कंज्यूमर को। यही नतीजा है कि अल्टीमेटली सिगरेट की कॉस्ट हर बजट के बाद बढ़ती 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 वो बढ़ती रहती है। अब क्या होता है कि कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। पहले जो सिगरेट 2-3 रुपये में आती थी, अब वो 17-18-20 रुपये तक आ गई पिछले खाली 10-12 साल में, 15 साल में। तो अगर हम किसी भी चीज़ में इतना रेट नहीं बढ़ा जितना सिगरेट में बढ़ा है। अब सिगरेट के नुकसान है, इसलिए गवर्नमेंट करती है, तो वो उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है, गवर्नमेंट का अपना एक लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक सबके लिए सेम होना चाहिए। अब हो ये रहा है कि इन्होंने इस कंपनी को बोल दिया, टैक्स बढ़ा दिया, तो ये महंगी हो गई, तो सिगरेट की स्मगलिंग शुरू हो गई। तो आजू बाजू के कंट्री से, नेपाल से और बांग्लादेश बॉर्डर से, और वहाँ से बहुत सारे इलीगल जो सिगरेट के कंसाइनमेंट आना है शुरू हो गए बाजू के कंट्री से। इंडिया के अंदर भी लोकल और जो अनब्रांडेड है इलीगल सिगरेट का प्रोडक्शन, डुप्लीकेट सिगरेट का प्रोडक्शन काफ़ी हद तक शुरू हो गया। तो वो यही रीज़न है कि 2010-11 से 4% से आईटीसी का सिगरेट सेल जो है वो हर साल कम हो रहा है, जबकि इलीगल सिगरेट्स का वॉल्यूम जो है वो 5% से हर साल बढ़ रहा है। उनको तो कुछ करना ही नहीं है, मार्केट में डिमांड पहले से है और उनको कोई टैक्स वैक्स देना नहीं है, तो सस्ता रेट में प्रोडक्ट बना के बेच देते हैं। वैसे भी इस प्रोडक्ट की कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। इस पेपर के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर होता क्या है, पेपर, टोबैको और फिल्टर, ये 3 चीज़ होती है। तो इसे बनाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो लोग बना के उसको बेचते हैं, जो इनको सीधा नुकसान है। गवर्नमेंट ने अपने एंड से काफ़ी सारे कंसाइनमेंट पकड़े हैं, लेकिन वो 2-5% के आसपास होता है, बाकी के कंसाइनमेंट आ जाते हैं और फिर मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है। एक और पॉइंट है, वो ग्राफिक हेल्थ वार्निंग जो है, जो 85% ऑफ द सरफेस एरिया के अंदर वार्निंग होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, वो गवर्नमेंट का लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिर्फ इन कंपनी के लिए लागू होता है जो टैक्स भरती है। अब ये जो इलीगल होके आ रही है या लोकल बना रहे हैं या डुप्लीकेट है, उनको तो कुछ ये देना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो जिस कंट्री से वो बन के आता है वहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, वहाँ छोटा लिखते हैं या फिर लिखते ही नहीं है जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है। और जब वो स्मगल होकर इंडिया के अंदर आती है, तो जो पान वाला है या जो वो दिखा के बताता है, वो पैकेट जब आप देखते हो तो उसके अंदर जो कोई ग्राफिक सिंबल नहीं होता, तो वो इसे बेच के बोलता है कि भैया तू ये ले ले, ये सस्ती भी है और तेरे को नुकसान भी नहीं करेगी, देखो इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, कोई भी फोटो नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है कंपनीज के लिए, आईटीसी जैसी कंपनी के लिए प्रॉब्लम है वो। जैसा हमने आगे बताया, टोटल टोबैको प्रोडक्ट्स में सिगरेट्स का कंट्रीब्यूशन 10% के आसपास है, 90% बाकी की चीज़ें हैं। लेकिन वही बात जब टैक्स रेवेन्यू आती है गवर्नमेंट के लिए, तो 80% रेवेन्यू सिगरेट इंडस्ट्री से लिया जाता है, जबकि बाकी 20% या 90% देते हैं। तो ये काफ़ी अनफेयर सा लगता है। मतलब टोबैको से नुकसान होता है, कोई उसके लिए कोई दो राय नहीं हो सकती, उसको जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। लेकिन टोबैको के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो जो 10% ऑफ जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसमें कंजम्पशन में, वो टैक्स दे रहा है 80%। तो दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ये स्लाइड दिखाता है अफोर्डेबिलिटी का। तो बाकी कंट्रीज के सामने इंडिया में सिगरेट कितनी महंगी है ये चार्ट दिखाता है परसेंटेज में। तो बेसिकली अगर आप एक स्मोकर हैं, तो आपको मोटा मोटा 13-14% के आसपास अपनी टोटल इनकम का स्पेंड करना पड़ता है अगर आप रेगुलरली स्मोकर हो, जबकि बाकी यूएस में जैसे वो सिर्फ 1.1% है या 1.56 है जर्मनी में। ये स्लाइड दिखा रहा है कि एक आदमी इंडिया में कितनी सिगरेट पीता है साल के अंदर। तो चाइना में जैसे 2000 है, तो इंडिया में सिर्फ वो 89 ही है।
70% पॉपुलेशन वर्ल्ड का इंडिया में है, लेकिन सिगरेट कंजम्पशन सिर्फ 2% ही है। अब अगर कंजम्पशन कम है तो एक्चुअली ये खुश भी हो सकते हैं कि ठीक है, लोग जो है बड़ी बीमारी से बच के रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सिगरेट नहीं पी के कोई और टोबैको प्रोडक्ट ले लेते हैं, या डुप्लीकेट लेते हैं, या फिर और टोबैको प्रोडक्ट ले लेते हैं जो सस्ती पड़ती है। अल्टीमेटली कैंसर फ्रंट पे जो लड़ाई है उसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट दिखता नहीं है और गवर्नमेंट को भी लॉस है। मित्रों, तो हम अपना डिस्कशन यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सिगरेट इंडस्ट्री का टैग जो है वो हमें लगता है वही कारण है जो आईटीसी को एफएमसीजी का वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। सिगरेट का टोटल बिजनेस में क्या हिस्सा है उनका अगर हम देखें, जैसा हम आगे देख चुके हो, टर्नओवर में 44% के आसपास है, लेकिन नेट प्रॉफिट में आज भी वो 85% कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्रॉफिट का मुख्य स्रोत आज भी सिगरेट बिजनेस ही है। यही कारण है कि उसे आज भी उसे सिगरेट सेगमेंट में रखा जाता है। डुप्लीकेट सिगरेट का बिक्री लगातार बढ़ रही है टैक्स चोरी के चलते, सस्ता विकल्प है लोगों के पास, तो ये भी उसके वैल्यूएशन को इम्पैक्ट कर रहा है। सिगरेट बिजनेस को लेकर अनिश्चितता है, जैसे हमने कहा था, मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती। कुछ गुटखा जो है कुछ राज्यों में ऑलरेडी बैन कर चुके हैं वो, तो ये सिगरेट में भी हो सकता है। तो उसको लेके लोगों में और कंपनीज में या इन्वेस्टर में एक ये बना हुआ है कि ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत सेफ नहीं है। दूसरा, आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वो कोरोना के चलते उस पर भी इम्पेक्ट आएगा। कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, और जो जो लेजर ट्रैवल तो काफ़ी साल के बाद हो सकता है शुरू, बिजनेस ट्रैवल हो सकता है फिर भी शुरू हो जाए, बट लेजर ट्रैवल जो अपनी आदमी फैमिली के साथ घूम रहा है उसमें टाइम लगेगा। तो उसका होटल बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन रहने का प्रोबेबिलिटी है। ये भी कारण हो सकता है कम वैल्यूएशन का। बाकी कंपनी मजबूत है, प्रबल भविष्य की दावेदार है, ऐसा हमें तो लगता है। क्या होगा आगे, ये लंबे अरसे तक सुस्त रहने के बाद ये टेक ऑफ के लिए रेडी है क्या, या फिर और 5 साल ऐसे सुस्त रहेगा एचुअल की तरह, वो देखने वाली बात होगी। शायद भगवान को छोड़ के और किसी के पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन हमें तो लगता है कि ये अच्छा है। तो आप अपने एंड से रिसर्च करके और अपने सलाहकार की सलाह लेने के बाद ही निवेश करें। मित्रों, यहाँ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।